नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी। नमस्कार, राम राम। सर, सबसे पहले बात करते हैं बजट की। और अगर हम आपके मंत्रालय की बात करें तो इस बार रिकॉर्ड बजटरी एलोकेशन हुआ है। फिशरीज की बात की जाए तो 40% का इजाफा हुआ है। बजट अनाउंसमेंट्स को अपने मंत्रालय के लिए कैसे देखते हैं आप, और आगे क्या है इम्प्लीमेंटेशन के टारगेट्स? ये सही आपने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दिशा है देश को आगे ले जाने की, उसी में हमारे मंत्रालय को प्रधानमंत्री जी ने खास फोकस करके हमारे बजट एलोकेशन को बढ़ाया गया है। मैं देश के करोड़ों पशुपालकों की ओर से और करोड़ों फिशरमैनों की ओर से प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं आपसे आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस विभाग की जो अहमियत थी उसी को पहचानते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को एक मंत्रालय बनाया और फिशरीज को भी स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया। ये अपने आप में विभाग के लिए, विभाग के साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अहम फैसला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया है। अभी जो आपने बताया कि 40% का इजाफा इस बजट में दिया गया, इस बजट की जो प्रायोरिटी है उसी में 6,000 करोड़ रुपए की एक नई योजना फिशरमैनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना करके एक नई योजना इस योजना के साथ जोड़ने का ऐलान किया गया है। जैसे आप सब जानते हैं और जो लोग बजट को देखते हैं, परखते हैं, सुनते हैं, उन सभी लोगों को एक नई चीज़ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। वो क्या है? बजट का प्रेजेंटेशन फरवरी महीने में शुरू हो गया। पहले वो मार्च में होता था और चलते चलते अप्रैल आ जाता था। अब इसको आगे ले जाने की वजह ही यह है कि विभाग अपनी जो एलोकेशन है उनको ज़मीन तक पहुंचाने का उसको समय अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर और हमारे वित्त मंत्रालय के जो गाइडलाइंस हैं उन सभी को एक साथ जोड़ते हुए हमारा विभाग ये एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर में और फिशरीज सेक्टर में अभी से इन सारी एलोकेशन को राज्यों के साथ परामर्श करते हुए अंतिम छोर में बैठे हमारे किसान और पशुपालक और फिशरीज में हमारे कोस्टल तट पर लगे हुए फिशरमैनों के लाइवलीहुड को कैसे हम इम्पैक्ट दे सकते हैं, उसी में हमारा विभाग मशक्कत कर रहा है और इस योजना को धरातल पर उतारने के प्रयास में हम लग गए हैं। मैं एक छोटा सा हमारा पशुपालन विभाग को लेकर आपके साथ दो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो सबसे नई भी हैं और हमारे पूरे देश के पशुपालन क्षेत्र को असर करता भी है। अब जैसे कोरोना की वैक्सीन तो बहुत बड़ी चर्चाएं चली, देश में भी चली, दुनिया में भी चली और आज दुनिया मान रहा है कि कोरोना मैनेजमेंट में भारत अव्वल नंबर पे है। मगर आपको ये जान के खुशी होगी और हमारे दर्शक मित्रों को भी ये जान के बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने से पहले एक साल पूरे देश के मवेशियों को वैक्सीनेट करने की योजना लागू कर दी थी और इसी के लिए 13,000 करोड़ रुपए की एक मातबर राशि इनके लिए समर्पित की गई है और पूरे देश के मवेशियों को वैक्सीनेशन की ड्राइव हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर चला रहे हैं और आज इसमें हम बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुंच रहे हैं और
मुंह पका, खुर पका, एफएमडी जिसको आप बोलते हैं, पीपीआर, ऐसी जो वैक्सीनेशंस है उनके वैक्सीनेटेड कराने से हमारे देश में से इन रोगों की बिल्कुल नाबूदी हो जाए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्राइव आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस सेक्टर को मिला है। और दूसरा, बहुत अभी जितनी विजुअल आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, इसलिए भी, मगर आपको मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से देश के पशुपालकों के लिए कि हमारे लिए जैसे 108 की एम्बुलेंस चलती थी जी, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट नागरिकों को मिल रहा है। जब प्रधानमंत्री श्री गुजरात के मुख्यमंत्री श्री हुआ करते थे, तब पहली बार गुजरात में 108 लॉन्च हुआ था और इसका करिश्मा और इसकी लोगों में रुचि, उसको मोदी गाड़ी के नाम से आम जनता का पुकार आना, इतनी लोकप्रिय हुई थी। मगर देश के पशुओं के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं कि बीमार पशु है तो उसको तो हॉस्पिटल तक ले जाना वो भी एक दुष्कर काम है अपने आप में ही, और इसके बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा गया। तो जैसे प्रधानमंत्री जी की ओर से वैक्सीनेशन का ड्राइव लिया गया, ऐसे ही पूरे देश के लिए उन्होंने मोबाइल वेटरनरी यूनिट की गिफ्ट देश के पशुपालकों के लिए, पूरे देशवासियों को दी है। और पूरे देश में 100% भारत सरकार के खर्चे से हम मोबाइल वेटरनरी यूनिट पहुंचा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं इनका नंबर भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि 108 चल रही थी, अब 1962 ये पशुपालकों के लिए मोबाइल वान मंगाने का ये नंबर है। 1962 डायल करने से आपके सामने पशुपालकों के साथ, डॉक्टर के साथ, दवाई के साथ, ज़रूरी इक्विपमेंट के साथ लेंस गाड़ी आपके इस पशु की सारवार के लिए आएगी। कई राज्यों में ये लॉन्च हो भी चुकी है, कई राज्यों में मैं प्रत्यक्ष भी जाके इसको लागू करके आया हूँ, और अभी सारे राज्यों में ये हो जाए इसके लिए भी हमारा विभाग इसकी मशक्क़त में लगा हुआ है। तो ये वैक्सीनेशन का बड़ा ड्राइव और ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट का भारत सरकार की ओर से देश के पशुपालकों के लिए और देश के पशुधन के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, मैं मानता हूं कि आगामी दिनों में भारत के इस पशुपालन क्षेत्र में एक क्रांति लाने की दिशा का माइलस्टोन जैसा एक काम बनने वाला है। बिल्कुल सर, आपने एनिमल हेल्थ को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि सरकार की पहल पर अलग एक इसको डिपार्टमेंट बनाया गया, अलग मिनिस्ट्री बनाई गई। सर, और कौन कौन सी नई पहल है आपकी तरफ से, चाहे हम वो फिशरीज के सेक्टर में बोलें, डेयरी के सेक्टर में या एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में, जिससे लगातार किसानों को और देश की जो जनता है खासकर रूरल डेवलपमेंट में और बढ़ोतरी हो रही है? ये हमारा तो विभाग ही एक प्रकार से आप जानते हैं कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही जुड़ा हुआ है, जाकि इसका कारोबार शहर के साथ अपने आप जुड़ जाता है कि दूध हम पैदा गांव में करते हैं मगर उपभोक्ता नगरीय लोग हैं। सो इसका आर्थिक जुड़ाव तो शहर के साथ भी है, मगर ये ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूती देने के लिए और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से ये मैं 2 योजना का जिक्र किया, इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा देश वो दूध उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। और कोऑपरेटिव सेक्टर आप जानते हैं कि हमारा अमूल आज दुनिया में इनका लोहा माना जा रहा है, और बड़े बड़े कॉरपोरेट क्षेत्र को भी वो कॉम्पीट कर सके उस प्रकार की क्षमता एक कोऑपरेटिव मॉडल ने, अमूल मॉडल ने अपने आप में सिद्ध करके देशवासियों के लिए और दुनिया के लिए भी रखी गई है। तो इस क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण इकोनॉमी को बहुत ही बल मिल रहा है। इसमें और ताकत देने के लिए, जैसे मैंने जिक्र किया कि हम दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाले देश हैं, मगर हमारा इंडिविजुअल उत्पादकता जो है वो कम है, वो दुनिया के मापदंडों में हम थोड़े पीछे हैं। अब उसी में कैसे वृद्धि हो, और उसी वृद्धि करने के लिए
हमने ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत बड़ी योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत और एनएलएम के माध्यम से पूरे देश में चला के रखी है। उसी में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम इसी में आईवीएफ करके एक बहुत नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके चलते आपकी ब्रीड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो पहले बहुत लंबा समय लगता था वो अब बहुत ही अल्पकाल, मतलब ये 3 साल में आप अपनी जो ब्रीड होती हैं उसमें बड़ा सुधार ला सकते हो। और इसी को मैं सिंपल अपनी में सरल भाषा में बता दूं तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट होता है हम नागरिकों में जी, उसी का कॉन्सेप्ट अब ये हमारे ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए, अच्छी गाय के लिए, अच्छी भैंस के लिए, अच्छी भेड़ के लिए, ये सारे प्रयोग टेक्नोलॉजी के कराने के और ब्रीड इम्प्रूवमेंट के इस कार्यक्रम में हम सब्सिडी भी दे रहे हैं इनको और टेक्निकल सहायता भी पशुपालकों के लिए मुहैया करा रहे हैं। और कई राज्यों में इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से एग्रेसिवली ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे हम दूध उत्पादकता में देश के नाते दुनिया में नंबर 1 है, बहुत ही कम समय में इंडिविजुअल उत्पादकता की सुधार करने में भी हमारा विभाग को कामयाबी मिलेगी, हमारे पशुपालकों को भी कामयाबी मिलेगी और इसी के चलते ग्रामीण अर्थतंत्र को और ताकत देने का काम इस विभाग के माध्यम से हो रहा है। पशुपालन क्षेत्र में युवाओं को खास करके पहले क्या था, पशुपालन का मतलब होता था गोबर और गोमूत्र, इनकी ये झंझट, इसके चलते लोग इससे मुंह फेर रहे थे। अब आपको जान के खुशी होगी कि अब गोबर भी आय का कारण बन रहा है और गोबर की खरीदी करके गोबर में से वेस्ट टू वेल्थ करने के हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसमें से गैस, बिजली, सारी चीज़ें और गोमूत्र से तो कई प्रोडक्ट बनाने की आविष्करण हो गए हैं और इन सबको नीचे तक परकोलेट करना और उसी को बनाने के लिए हमारी स्कीमें वहाँ इनकी मदद में आए, इस प्रकार की पॉलिसियों की वजह से जब पशुपालन क्षेत्र में हम आय की चर्चा करते थे तब तक इसमें ज़्यादातर दूध रहता था जी। दूध का उत्पादन इतना है, दूध की आय इतनी है, दूध की उपलब्धता इतनी है, ये फिगर्स पर हमारा डिबेट रहता था। अब अगले साल से ही मैं मानता हूँ कि दूध की आय के साथ साथ दूध प्लस गोबर की आय भी किसानों के अकाउंट में कैसे जाए, इसकी एक बहुत बड़ी रचना हमारे विभाग के माध्यम से देशवासियों के लिए हम चला रहे हैं और ये सारी टेक्निक आने से अब युवा पीढ़ी भी इस क्षेत्र के साथ जुड़ने के लिए आगे आएगी। सर, जैसा कि आपने बताया कि किसानों की आय को लेकर लगातार सरकार का लक्ष्य रहा है डबलिंग फार्मर्स इनकम, ऐसे में पशुपालन की कितनी उपयोगिता देखते हैं और खासकर जो नई खेप हम देख रहे हैं डेयरी स्टार्टअप्स की? देखो, ये किसानों की आय दुगुनी करने का कॉन्सेप्ट ही जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया था तब ही ये माना ही गया था कि पशुपालन क्षेत्र ही किसानों की आय को दुगुनी करने में अहम रोल निभाएगा, क्योंकि उस समय तो एग्रीकल्चर का ही हिस्सा हुआ करता था, ये भाग इनके साथ जुड़ा हुआ ही था, बाद में स्वतंत्र हुआ, मगर इसको एलाइड सेक्टर के रूप में आज भी हम देखते हैं। और ये मैं तो मानता हूं कि खेत की आय के साथ यदि पशुपालन की आय को जोड़ा ही न जाए या तो अलग किया जाए तो वैसे खेती का कोई मतलब ही नहीं रहता है। और अब नए समय में जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का समय चल रहा है, प्राकृतिक खेती की और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं और इस बजट में तो 1 करोड़ किसानों को प्रमोट करने की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने की है, बड़ी आवकारदायक है। मगर प्राकृतिक खेती की बात बोलते ही हमारी गाय माता जी मैदान में आ जाती है, क्योंकि बिना इनके गोबर प्राकृतिक खेती का प्रारंभ ही नहीं हो सकता है। सो इसी के जरिए मैंने जैसे बताया था कि जैसे गोबर की आय भी अभी उसी में जाने वाली है, तो ये प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों को अब एक साथ जब जोड़ेंगे तो पशुपालन का एरिया और पशुपालन का काम अब नए युवाओं को एक बहुत ही आकर्षक रूप में
अपनी ओर खींच रहा है। और मैं मानता हूं कि युवा धन इस क्षेत्र में आगे आकर अपने लिए भी तो रोजगार सृजन करेंगे, मगर देश के लिए एक बहुत ही अच्छा दूध, घी, मक्खन, पनीर, प्रोटीन, मतलब एक प्रकार से जो हमें चाहिए न्यूट्रिशन, वो पूरा करने का काम में भी सहयोग करेंगे। सर, ब्रीडिंग को लेकर आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात हमें बताई, लेकिन उसके अलावा और कौन से टेक इंटरवेंशंस कर रहा है आपके मंत्रालय, जिससे और पशुपालन के क्षेत्र में या फिर मत्स्य या डेयरी के क्षेत्र में और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके? मैं अभी डेयरी के बारे में तो आपको बताया ही कि डेयरी को ग्रामीण क्षेत्र में और बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमारे वित्त मंत्रालय ने जो अहम घोषणा की है वो कोऑपरेटिव सेक्टर को साथ जोड़ते हुए हर ग्रामीण क्षेत्र में जहां कोई पैक्स नहीं है वो हर गांव में फिशरीज के रिलेटेड पैक्स बनानी है और डेयरी के लिए एक पैक्स बनानी है। तो हर गांव में यदि ये पैक्स बनाने की योजना जाएगी, हर गांव में एक कोऑपरेटिव खड़ी करेंगे, तो वो फिर कोऑपरेटिव के माध्यम से अमूल मॉडल को एक तरह से देश के सभी विलेजों में पहुंचाने का एक बहुत बड़ा संकल्प इस बजट के द्वारा लिया गया है। मैं मानता हूं कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये देश के युवाओं को इस क्षेत्र के साथ जोड़ने का रास्ता हमारे इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने प्रशस्त किया है। मैं मानता हूं कि इसी से ग्रामीण अर्थतंत्र में और तेजी भी आएगी और ताकत भी आएगी और ग्रामीण युवकों को इस क्षेत्र के साथ जुड़ने का हाईवे बन जाएगा। जी, चलते चलते सर, ब्लू इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा फोकस है, क्या बड़े अचीवमेंट हम आगे चल कर देखने वाले हैं? फिशरीज सेक्टर तो वैसे जैसे वो भी एक अहम एरिया है हमारे राज्य के, देश के अर्थतंत्र के लिए, और इसी के चलते उनको भी स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया। मगर इसमें एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज़ादी से लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का कारोबार संभाला 2014 में, तब तक 47 से लेकर 14 तक इस फिशरीज सेक्टर में कुल मिला के 3,680 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया भारत सरकार की ओर से। आप कल्पना कीजिए, ये इतना लंबा कालखंड और इतनी मामूली राशि इस विभाग में आवंटित की गई थी। 3,600 करोड़ मतलब अब 3,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने इस पर फोकस किया, मंत्रालय का दर्जा दिया, एक ही स्कीम लगाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अकेली 20,000 करोड़ के निवेश की योजना। और इसके बावजूद इस योजना के उपरांत फिशरीज सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 7,500 करोड़ की एक और फंड की रचना की गई। और हमारी पुरानी योजना आप पकड़ लो ब्लू इकोनॉमी वाली, तो वो 3,000 करोड़ की योजना थी। तो कुल मिला के 30,000 करोड़ की योजना एक साल में इस क्षेत्र के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर इस क्षेत्र को मिली। इससे मतलब 10 गुना पूरे 1947 से लेकर 2014 तक के रकबे में इतना बड़ा आवंटन इस क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और इसके चलते हमारा पूरी कोस्ट लाइन, उसकी इकोनॉमी, इसमें हमारे बॉर्डर विलेज की इकोनॉमी, हमारे फिशरमैन महिलाएं जो इसमें काम कर रही हैं, उन्हीं के लिए, मार्केटिंग के लिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इनके वेलफेयर्स के लिए बहुत सारी योजनाएं इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से हम लगा रहे हैं। और दूसरा, आपने एक जो बजट में सुनाई है कि जो कुछ हमारा जो श्रिम्प है जी, जो हमारे एक्सपोर्ट का बहुत अहम हिस्सा है, उसके फीड के लिए कुछ रॉ मटेरियल हमारा इंपोर्ट होता है। और इस इंपोर्ट ड्यूटी पे बहुत बड़ी कटौती इस बजट में प्रस्तावित है।
इसके चलते इनकी कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी और इसी के चलते इनकी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव करने की जो हमारी क्षमता है वो बहुत ही बढ़ने वाली है। तो एक प्रकार से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रावधान भी, ये फिशरीज सेक्टर के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रावधान हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा इस बजट में किया गया है। इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगामी हमारे ईयर में हमको एक्सपोर्ट में दिखने को मिलेगा और फिशरीज सेक्टर को इस प्रकार का सहायता देने से हमारे देश के अर्थतंत्र को, और वो भी देश के, इसमें एक बार एक चीज़ ये भी जोड़ी गई है कि हम अपने डोमेस्टिक कंज्यूम को बढ़ाने के लिए भी और मार्केटिंग सेक्टर को, और इनके कुछ गैप्स जो हमारे सामने आते थे कि ये एक प्रकार से समुंदर से या इनलैंड से निकला हुआ मटेरियल ये कंज्यूमर तक पहुंचने में उसमें थोड़ा नुकसान होता था, तो उसको कोल्ड स्टोरेज की, कोल्ड रेफ्रिजरेटर वाहन व्हीकल की, ऐसी सारी सुविधा देने का भी इस बजटरी प्राविधान हमारे पास होने की वजह से हम इस सेक्टर को बड़ी मदद करने वाले हैं। तो जैसे पशुपालन क्षेत्र में भी युवा आ रहे थे, ये इस क्षेत्र में भी हमारा युवा लोग इस टेक्नोलॉजी के कारण आने वाले हैं। बिल्कुल सर, आपने हमसे ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।